वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे जो यूरोप है उसमें सोशलिज्म किस तरीके से आई, जो रूलिंग मोनार्क था उसने जो फोर्स डाला था उसके ज़रिए एक न्यू चेंज आया सोसाइटी में। जो ज़ार निकोलस था, जैसे कि किंग है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो इसी तरीके से रशिया में भी किंग को क्या बोला जाता था, जार। तो ज़ार निकोलस रशिया का राजा था, उसने अपनी पावर किस तरीके से गिव अप कर दी। जो रशियन रिवॉल्यूशन था उससे सोसाइटी में किस तरीके से चेंज आया ये हम देखेंगे। एंड जो वर्कर्स और जो पीजेंट्स हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उनको कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी एंड उनके जो बेटर लाइफ्स थी वो किस तरीके से आई, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर में बताता है कि जो एक न्यू सोवियत गवर्नमेंट बनी उस टाइम पे, उसमें किस तरीके से सोसाइटी में इसने चेंज लाया, जो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी उस गवर्नमेंट को। एंड जबकि जो सोवियत रशिया थी उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मैकेनिज्म को, जो एग्रीकल्चर का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इसने जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको किस तरीके से मना कर दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। जो सोशलिज्म के जो आइडियाज़ हैं वो किस तरीके से यूरोप में फैले ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। एंड जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है अलग अलग सोसाइटी में वो कैसे कंट्रीज़ का पार्ट बना ये हम देखेंगे। जो सोवियत यूनियन है वो कैसे टूट गया एंड 20th सेंचुरी में सोशलिज्म अराइज हो गया, पावर में आ गया, ये हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। तो मेनली ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे हम। इस चैप्टर में सेकंड में हम पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है इस पार्ट में हम देखेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें जो वर्कर्स के बारे में देखेंगे हम, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सोशलिज्म है वो यूरोप में आ। हम लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि ये कौन थे, किस तरीके से थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में हम इसमें देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो यूरोप में जो सोशलिज्म है उसका किस तरीके से आना हुआ, सोशलिज्म क्या होता है एंड उसने किस तरीके से सोसाइटी को सपोर्ट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। रशियन रिवॉल्यूशन में हम देखेंगे 1914 में जो रशियन एम्पायर था, रशियन एम्पायर, उसके बारे में हम देखेंगे। उस टाइम की इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे। जो वर्कर्स हैं मेनली उनके बारे में देखेंगे। जो रशिया में जो सोशलिज्म था उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। एंड देन जो रशियन एम्पायर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे कनेक्टेड है ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम मेनली फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, पेट्रोग्राड, इसमें हम मेनली फोकस करने वाले हैं। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में क्या था, किस तरीके से था, फरवरी के बाद क्या हुआ। एंड देन हम देखेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो देखेंगे। देन अक्टूबर के बाद किस तरीके से चेंजेस आए सोसाइटी में वो हम देखेंगे। नेक्स्ट सिविल वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसमें किस तरीके से क्या क्या हुआ था। देन सोशलिस्ट सोसाइटी का बनना किस तरीके से बनी ये हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है ये देखेंगे हम। ये चैप्टर में आप अगर कंटिन्यू करोगे तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम देखेंगे यूएसएसआर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। एंड यूएसएसआर देखेंगे ये क्या था, किस तरीके से था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें क्या है, व्हाट इज़ दिस सोशलिज्म। अब मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि हम सोशलिज्म जो यूरोप है उसमें सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सोशलिज्म का मतलब क्या है। सोशलिज्म का मतलब है कि एक इंडिविजुअल है उसके पास प्रॉपर्टी ना हो के पूरी जो है मास के पास प्रॉपर्टी जो है वो कंट्रोल्ड होना,
नहीं आया समझ? मैं बताती हूँ। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसके पास उसकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एंड वही जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पूरी जो कंट्री है उसके हाथ में है। तो इससे जो कंट्री है वो क्या हो सकती है, प्रोडक्टेबल हो सकती है, एंड वो अच्छे से सक्सेस भी कर सकती है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लैंड्स हैं, उसकी एसेट्स हैं, वो अगर स्टेट के द्वारा कंट्रोल कर लिए जाएं तो क्या हो जाएगा, यूरोप जो कंट्रीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, सक्सीड हो जाएंगी। इस तरीके से होता था सोशलिज्म। अब क्या होता था, हमने पहले चैप्टर में देखा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में फ्रीडम और इक्वलिटी के पावरफुल जो आइडियाज़ थे वो मतलब कि बोलने लग गए थे। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने एक सोसाइटी में नए चेंज को वे दे दिया था, यानी एक नया चेंज ही ला दिया था उसने सोसाइटी में। 18th सेंचुरी से पहले जैसा कि आप जानते हो जो सोसाइटी है वो स्टेट्स में डिवाइडेड था। एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी होता है जो रिच पीपल होते हैं ना, उनके पास ही सारी पावर होती है, जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास नहीं होते। जो एरिस्टोक्रेसीज हैं, चर्च हैं, वो ही इकोनॉमिक और सोशल पावर को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशन के बाद इसने इस चीज़ को पॉसिबल बना दिया कि हाँ भाई ये चीज़ पॉसिबल है। बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो पार्ट थे, स्पेशली यूरोप एंड एशिया, इसने जो इंडिविजुअल का राइट है वो ही मानना स्टार्ट कर कि इंडिविजुअल का राइट ही सब कुछ है। जो इंडिया में जो राजा राम मोहन रॉय है, डरोजी जवाहरलाल नेहरू है, इसने भी बहुत सारी स्पीचेस दी कि हाँ इंडिविजुअल का राइट से सब कुछ है। बहुत सारी डिबेट्स भी हुई यूरोप में, एंड जो कॉलोनीज है उनका डेवलपमेंट भी हुआ, एंड न्यू जो सोशल चेंज है उसके आइडियाज़ को फिर से रीशेप कर दिया। हालांकि क्या था, जो यूरोप है ना उसमें ये नहीं मानना था, हर एक का ये नहीं मानना था कि सोसाइटी में चेंज आए। ये चीज़ थी यूरोप में कि नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कुछ ऐसे लोग थे जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये लोग थे कंजर्वेटिव्स। लेकिन क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इनको लगा कि हाँ भाई सोसाइटी में कुछ चेंज आना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं कुछ चेंज। तो जो यूरोप थी ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी पीपल के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिव्स, लिबरल एंड रेडिकल्स। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो 19th सेंचुरी की जो यूरोप है उसकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रेडिशन थी वो हम पढ़ने वाले हैं। जो रशिया में रिवॉल्यूशन है और उसके यूरोपियन कंट्रीज़ के जो प्रभाव हैं वो हम देखने वाले हैं, एंड जो सोशलिज्म है वो किस तरीके से पावर में आई ये भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सो लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो लिबरल्स थे वो उनका ये मानना था कि सोसाइटी में चेंज आए। तो चलिए पहले हम कंजर्वेटिव्स के देख लेते हैं। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो जो ये नए चेंज थे ना इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। 19th सेंचुरी से उन्होंने ये मान लिया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसके बाद, कि कुछ चेंजेस आने ज़रूरी है। वे लिबरल्स और रेडिकल्स के बिल्कुल अपोज थे। वो मोनार्की थे, वो मोनार्की में बिलीव करते थे, और वो जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं एंड जो कस्टम्स हैं वो उनमें बिलीव करते थे। अब अगर हम बात करें लिबरल्स और रेडिकल्स की, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको अच्छे से समझना। लिबरल्स जो हैं वो सोसाइटी में उनका ये मानना था कि सोसाइटी में कुछ जो है चेंज आए, थोड़ा बहुत चेंज आए। वो जितने भी जो रिलीजन्स हैं उनको सपोर्ट करते कि हाँ भाई जो जितने भी रिलीजन्स हैं नेशन में उनको वो मानते थे कि सभी जो रिलीजन्स हैं वो एक समान हैं। देन जो लिबरल्स हैं वो जो डायनेस्टिक रूल है, जो मोनार्क वाला रूल है, इसके बिल्कुल अपोज थे। वो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, जो जुडिशरी है उसको चाहते थे, लेकिन वो क्या थे, वो वुमेन का जो राइट टू वोट है उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे, अब बात आई रेडिकल्स की, लिबरल्स जो है वो चेंज चाहते थे, लेकिन जो रेडिकल्स हैं वो
एक्सट्रीम चेंज चाहते थे, दैट मीन बहुत फास्ट चेंज चाहते थे सोसाइटी में। वो लैंड ओनर्स के अपोज थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट किया। उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया जिसमें एक ऐसा मूवमेंट जिसमें वुमेन को वोट करने का अधिकार हो। वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी के बेस पे वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे। तो ये बेसिकली लिबरल्स जो है वो चेंज चाहते थे सोसाइटी में। रिलीजन के वो बिल्कुल मानते थे कि सारे रिलीजन सेम हैं। जो रेडिकल्स हैं वो एक्सट्रीम चेंज चाहते थे, एंड जो कंजर्वेटिव्स लोग हैं वो चेंज चाहते ही नहीं थे, वो थोड़ा बहुत चेंज चाहते थे। वो भी 19th सेंचुरी के बाद उनको लगा कि हाँ भाई थोड़ा चेंज सोसाइटी में ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। जो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेड करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू सोसाइटी, दैट मीन्स अब एक नए समय लाने की ज़रूरत है। जो सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाने का अब टाइम आ गया है। ये टाइम है नई जो सिटीज़ हैं वो आए, जो रीजन है वो डेवलप हो, इंडस्ट्रियलाइज हो। अब मैंने बोला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जैसे एक सिटी है उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएं, तो वो सिटी जो है पर्टिकुलर वो डेवलप हो जाए तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाए, रेलवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाए। तो इस तरीके से जो सोसाइटी है वो होनी चाहिए। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, मैन, वुमन और चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज तक लाए। जो वर्किंग आवर्स थे, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जो वर्किंग आवर्स थे वो तो ज़्यादा थे लेकिन जो वेजेस थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली सारी जगह पे कॉमन था। इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए बहुत लो डिमांड थी, कम डिमांड थी, और जो है हाउसिंग की और सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती थी वहाँ पे। जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं वो इन इश्यूज़ के बारे में चर्चा करते रहते थे कि हाँ भाई कुछ तो है। अब जो रेडिकल्स और लिबरल्स हैं उनका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, वो सॉल्यूशंस के लिए सर्च करते रहते थे। वो एक ऐसी सोसाइटी में बिलीव करते थे जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो आदमी है उसका अधिकार ही सब कुछ है। अगर जो पुअर पर्सन है वो लेबर हो जाए, सो जो अगर इकोनॉमी में जो वर्क फोर्स है वो हेल्दी हो जाए एंड जो पीपल हैं वो एजुकेटेड हो जाए, तो जो ये इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व किया जा सकता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जो ये एरिस्टोक्राट्स बाय बर्थ है, जो ये चर्च वगैरह का है, इसके वो बिल्कुल अपोज थे। जो मैन और वुमन है वो 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने के लिए उन्होंने बहुत रिलाई किया। उन्होंने बोला, जो रेडिकल्स और लिबरल्स है ना, फिर थोड़े टाइम के बाद वो रिवोल्यूशनरीज बन गए। कैसे रिवोल्यूशनरी बन गए, वो चाहते थे कि अब एक गवर्नमेंट बनाने के लिए 1815 में रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, तो वो चाहते थे कि रिवोल्यूशन हो। उन्होंने क्या किया, फ्रांस में जो मोनार्क था उसको ओवरथ्रो कर दिया। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में ओवरथ्रो कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। जो नेशंस उन्होंने क्रिएट किए किसके लिए, आदमी के अधिकार के लिए। ग्यूसेप मजीनी, इसके बारे में आप 10th क्लास में और ज़्यादा पढ़ोगे। ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी था 1815 में। इसने इटली में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की। ये नेशनलिस्ट था एंड ये पढ़ता रहता था इंडिया को इंक्लूड करके। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ना, उनके खुद के पास प्रॉपर्टी थी, एम्प्लॉयर्स थे, तो वो क्या करते थे, वो ट्रेड और इंडस्ट्रियल को मतलब कि एक तरीके से एंकरेज करना चाहते थे कि ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो इकोनॉमी में डेवलप भी आएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर तो सोशलिज्म इन यूरोप है, मैम ये क्या पढ़ा रही है। मैं आपको अब पढ़ाऊंगी सोशलिज्म टू यूरोप के बारे में। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म जो है वो
बहुत ज़्यादा अटेंशन डाली पीपल ने इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा पीपल को इन्होंने अट्रैक्ट किया। ये मैंने आपको बताया था, जो सोशलिस्ट थे ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि ये इसको रूट कोज मानते थे। जो ये बीमारीज हैं, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये इनको रूट के चीज़ें मानते थे। क्योंकि अगर सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है वो ही प्रॉपर्टी को हैंडल करेगा तो वो अपना खुद का ही भला करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी पूरे के पूरे कंट्री में फैल जाए तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, इसमें जो अलग अलग जो सोसाइटी, कुछ दो तरह के जो सोशलिस्ट थे यहाँ पे। एक का ये मानना था कि जो रिच हैं वो इस प्रॉब्लम को सुलझाएं, कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव्स बने, जो ये कोऑपरेटिव्स वाले आइडियाज़ हैं इनको अपनाएं। जो रॉबर्ट ओवन है उसने कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड किया। ये खुद एक रिच था। इसने यूएसए में कोऑपरेटिव पार्ट बोल दिया कि न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ये इसने बोल दिया था कि ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड हो। वाइल जो दूसरे थे वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट एंकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। जैसे फ्रांस में जो लुइस ब्लैंक था, ये चाहता था कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एंकरेज करे एंड कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर दे। तो दो तरह के सोशलिस्ट विज़न देखे जाते थे। पहले तो जो थे वो रिच जो है वो कोऑपरेटिव्स के आइडियाज़ को एंकरेज करें, एंड सेकंड थे जो ये चाहते थे जो गवर्नमेंट है वो एंकरेज करे। एक था कार्ल मार्क्स। जो मार्क्स हैं फ्राइडरिच एंगल्स के साथ 1895 में इसने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट होते थे इसके साथ इसने आर्ग्यू किया। जो वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो प्रॉफिट से इम्प्रूव नहीं हो पाई थी। जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है उसके साथ ये इम्प्रूव नहीं हो पाई थी ये कंडीशन। तो जो कार्ल मार्क्स था इसने कम्युनिस्ट सोसाइटी को बिल्ड करने का आइडिया इसने प्रपोज किया। इसने कैपिटलिज्म से आर्ग्यू किया कि ये कैपिटलिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, एंड जो स्टेट है उसको प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना चाहिए। कैपिटलिज्म यानी जो ये सिंगल इंडिविजुअल वाला सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, स्टेट वाला सिस्टम होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल करे प्रॉपर्टी को। तो जो मार्क्स था उसका ये मानना था जो वर्कर्स हैं उसको सोशलिस्ट वाला सिस्टम अपनाना चाहिए, जहाँ पे जितनी भी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड होगी। कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। उसने वर्कर्स को कन्विंस किया कि आप कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट आप कन्फ्लिक्ट करो, जो सिंगल इंडिविजुअल वाला सिस्टम है इसके अगेंस्ट आप क्या करो, कन्फ्लिक्ट करो, लड़ाई करो। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो फ्यूचर की क्या बन जाएगी, नेचुरल सोसाइटी बन जाएगी। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870 से जो सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे वो यूरोप में फैलते गए। उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी को फॉर्म कर लिया और उसको क्या नाम दे दिया, सेकंड इंटरनेशनल उसको नाम दे दिया, एंड टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। इसने क्या किया, जो डिस्ट्रेस का इस पर टाइम था इसने मेंबर्स जो हैं उनको हेल्प किया फंड देने में। जो वर्कर्स थे ना उनकी कुछ डिमांड्स थी कि हमें कुछ बेटर लिविंग मिले, जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएं, राइट टू वोट मिले, वेजेस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएं, जो हावर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएं। जो जर्मनी और इंग्लैंड में जो वर्कर्स थे उनका क्या रोल था, आगे आप वर्कर्स इनके बारे में ही पढ़ोगे। जो ये एसोसिएशन थे उसने SDP के साथ क्लोजली बहुत ज़्यादा वर्क किया और पार्लियामेंट्री जो सीट्स थी वो विन कर गई इसमें। 1905 में जो सोशलिस्ट थे और जो ट्रेड थी वो फॉर्म हुई। ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है वो फॉर्म हुई, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई। 1914 में जो सोशलिस्ट थे वो कभी भी यूरोप में जो गवर्नमेंट वाला सिस्टम है उसमें कभी भी जीत नहीं पाए, लेकिन उनके जो आइडियाज़ और जो उनकी जो स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं उसने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में लेजिस्लेशन को शेप कर दिया।
जो गवर्नमेंट थी उसने कंजर्वेटिव के द्वारा ही वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के द्वारा ही गवर्नमेंट जो है वो रन करती थी। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें हमने बेसिकली देखा जो लिबरल्स और रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जो पीपल हैं वो कौन थे, एंड देन हमने देखा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और किस तरीके से चेंज आया एंड कैसे कैसे जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स हैं उनका क्या रोल था यहाँ पे। एंड देन हमने यूरोप में जो सोशलिज्म है उसका आना, किस तरीके से वो आए एंड किस तरीके से उन्होंने बोला। अलग अलग तरीके के 2 तरीके के सोशलिस्ट होते थे। देन सोशलिज्म के लिए जो सपोर्ट है वो हमने यहाँ पे देखा। आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। सेकेंड लेक्चर जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आपको समझ में आए प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।